हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज चौथी क्लास होने जा रही है। इसमें हम परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि जाखन देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जाखन देवी मंदिर किस जनपद में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जनपद में। तो दोस्तों जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इससे एक क्वेश्चन और बनेगा दोस्तों कि जो जाखन देवी मंदिर है वहां से किसके निवास की पुष्टि हुई है। तो दोस्तों जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुमाऊं क्षेत्र में नाग जाति के लोगों के निवास की पुष्टि करने वाला प्रसिद्ध बीनाग या बेनीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो कुमाऊं क्षेत्र है हमारा उसमें 6 जिले आते हैं। उनमें से उन 6 जिलों में से जो नाग जाति के लोग हैं उनके निवास की पुष्टि करने वाला बीनाग या बेनीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों बीनाग या बेनीनाग मंदिर जो है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के साथ निम्न में से किसके वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों में निवास करते हैं। तो दोस्तों अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के आधार पर जो है वह किन के वंशज हैं जो कुमाऊं के अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थान पर आज भी निवास करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरात। तो दोस्तों जो किरात पुरा प्रजाति है उत्तराखंड की, उनके वंशज आज भी अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। अगर किरातों के बारे में बात करें तो दोस्तों जो इनकी प्रजाति होती है वह किस प्रजाति के होते हैं किरात, तो मंगोल प्रजाति के। किरात जो होते हैं दोस्तों वह मंगोल प्रजाति के होते हैं और इनका जो धर्म होता है वह हिंदू होता है और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह पशुपालन है और जो इनके मुख्य पशु हैं किरातों के वो भेड़ व बकरी पालना है। यह भ्रमणकारी प्रवृत्ति के होते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था दोस्तों इनमें पाई जाती है। इन्हें किर, किन्नर या किर पुरुष आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर इनकी भाषाओं की बात करें तो इनकी मुंड भाषा आती है और समर्थक जो होते हैं ये दोस्तों किस मत के समर्थक होते हैं, तो बहुदेववाद के समर्थक होते हैं। और इनके आराध्य या पूज्य देव कौन है, तो दोस्तों भगवान शिव इनके आराध्य या पूज्य देव हैं। इनके बारे में एक अन्य जानकारी भी है दोस्तों कि इनका वर्णन जो है केदारखंड में मिलता है। किसके नाम से, तो दोस्तों इनका वर्णन केदारखंड में किसके नाम से मिलता है, भिल्ल के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, भिल्ल के नाम से इनका वर्णन केदारखंड में मिलता है और इनका प्रिय भोजन जो है वह सत्तू है। तो यह विस्तृत जानकारी थी किरातों के संदर्भ में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा में कालसी, देहरादून के उत्तर में टोंस और यमुना नदी के संगम पर कब स्थापित करवाया था। तो दोस्तों जो अशोक का एक शिलालेख है वह उत्तराखंड में भी पाया जाता है, कालसी में, देहरादून में, जो कि टोंस एवं यमुना नदी के संगम पर है। तो उसमें यह पूछा गया है कि यह कौन सी ईसा पूर्व में स्थापित कराया गया था अशोक द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 257 ईसा पूर्व में जो है अशोक द्वारा उसका कालसी अभिलेख स्थापित कराया गया था। तो दोस्तों कालसी अभिलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। कालसी अभिलेख जो है उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल का है और यह 257 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज की बात करें तो 1860 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, 1860 में इसकी खोज की गई थी जेम्स फोरेस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स फोरेस्टर के द्वारा। इसकी भाषा की बात करें तो कालसी अभिलेख की भाषा जो है वह प्राकृत है
और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में भी उत्तर ब्राह्मी। अगर इसमें अंकन की बात करें तो इसमें आसमान से उतरते हुए हाथियों का अंकन है। और कालसी की बात करें तो कालसी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? कलकूट। कलकूट जो है दोस्तों कालसी का पुराना नाम है। और स्थानीय नाम क्या है कालसी का दोस्तों? चित्रकूट। अगर कालसी अभिलेख की बात करें तो यह अशोक के 13वें क्रम का अभिलेख है। और ह्वेनसांग ने कालसी को क्या कहा था दोस्तों? तो ह्वेनसांग ने कालसी को कहा था शुद्ध नगर। अगर कालसी अभिलेख की विशेषता की बात करें तो इस कालसी शिलालेख में जो है कालसी को उपरांत या अपरांत कहा गया है। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ के कालसी के निवासियों को कहा गया है पुलिंद। कालसी के निवासियों को क्या कहा गया है दोस्तों? पुलिंद कहा गया है। इस शिलालेख में जो है दोस्तों अशोक ने जो है हिंसा को त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात की थी। और अशोक ने यह शिलालेख अपनी 14 राज आज्ञा लिखवाई थी। यानी कि इस शिलालेख में अशोक ने अपनी 14 राज आज्ञा लिखवाई थी। और दोस्तों 1254, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 1254 में दोस्तों नसरुद्दीन महमूद द्वारा इस अभिलेख को ध्वस्त कराया गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कालसी शिलालेख के संदर्भ में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी थी कि कालसी शिलालेख 257 ईसा पूर्व यमुना एवं टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। भाषा जो है दोस्तों प्राकृत है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी में भी उत्तर ब्राह्मी। प्रयुक्त शब्द कालसी के लिए अपरांत और यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के प्रयुक्त शब्द पुलिंद, जैसा कि मैंने इसके संदर्भ में बताया था। कालसी शिलालेख ने अशोक में यह घोषणा की है कि राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है। और इसमें लोगों को हिंसा के त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात की गई है, क्योंकि इसमें इस शिलालेख में अशोक ने अपनी दोस्तों 14 राज आज्ञा लिखवाई थी और हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपनाने की बात की थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य स्थापित था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा शिलालेख है जिससे यह ज्ञात होता है कि यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य स्थापित था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाखामंडल। लाखामंडल शिलालेख से यह प्राप्त होता है या यह ज्ञात होता है कि दोस्तों कि यमुना उपत्यका में जो है दोस्तों यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य स्थापित था। अगर बात करें दोस्तों लाखामंडल शिलालेख के बारे में दोस्तों, तो यह कहाँ से प्राप्त है? तो यह देहरादून से प्राप्त है। देहरादून से दोस्तों लाखामंडल शिलालेख प्राप्त है। और यह किस वर्ष में इसकी खोज हुई थी? तो दोस्तों 1814 व 15 के मध्य में जो है इस लाखामंडल शिलालेख की खोज की गई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे दोस्तों वह जेम्स ब्रेली फ्रेजर थे। तो दोस्तों जेम्स ब्रेली फ्रेजर जो थे वह लाखामंडल शिलालेख के खोजकर्ता थे। यह जो है यमुना व रेखलान नदी के संगम पर स्थित है। और यह जो है दोस्तों कौन सी सदी का है? तो 5वीं से 6ठी सदी का जो है यह लाखामंडल शिलालेख है। तो दोस्तों अगर लाखामंडल शिलालेख की बात करें तो यह किसका माना जाता है? तो दोस्तों यह जो है कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी थी, राजकुमारी ईश्वरा, उनका शिलालेख माना जाता है। और इसी शिलालेख के अनुसार जो है यमुना उपत्यका में यदुवंश या यादव वंश का शासन का उल्लेख मिलता है। तो यह कुछ जानकारी थी लाखामंडल शिलालेख के संदर्भ में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में और जानकारी भी है, जैसे कि राजकुमारी ईश्वरा का यह शिलालेख था और शिलालेख के अनुसार उपत्यका में यादवों का राज्य था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान से त्रिशूल लेख मिले हैं? तो यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से दोस्तों उत्तराखंड से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। गोपेश्वर जो है चमोली में है और दोस्तों बाड़ाहाट उत्तरकाशी में स्थित है। तो दोस्तों बाड़ाहाट जो उत्तरकाशी में है वहाँ के विश्वनाथ प्लस शक्ति मंदिर से जो है
त्रिशूल लेख प्राप्त है। और यह किस नाग शासक का है दोस्तों? तो गुहानाग प्लस स्कंदनाग का जो है यह त्रिशूल लेख प्राप्त है। और इस त्रिशूल लेख की अगर ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 6 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर लिपि की बात करें तो दोस्तों इस जो त्रिशूल लेख है इसकी लिपि है ब्राह्मी प्लस शंख। ब्राह्मी प्लस शंख जो है बाड़ाहाट त्रिशूल लेख की लिपि है दोस्तों। और अगर बात करें हम गोपेश्वर के त्रिशूल लेख की तो दोस्तों गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वह गोपीनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। और यह किस नाग शासक का है? तो विभुनाग या विशुनाग का यह त्रिशूल लेख है। और नेपाली शासक अशोक चल के बारे में भी जानकारी, इसने जो है उत्तराखंड पर 1193 में जो है आक्रमण किया था। और नेपाली शासक अशोक चल के संदर्भ में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है इन त्रिशूल लेख से। तो दोस्तों यह त्रिशूल लेख के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवलगढ़ व कुलासारी। तो दोस्तों देवलगढ़ व कुलासारी से उत्तराखंड से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नैनीताल तथा बाड़वाला के लेख हैं। इसमें जो है नैनीताल तथा बाड़वाला लेखों के बारे में पूछा गया है। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख हैं। ऑप्शन नंबर बी है ईंटों पर उत्कीर्ण लेख हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख है। और ऑप्शन नंबर डी है कि इन तीनों में से कोई नहीं। उत्कीर्ण का मतलब है दोस्तों लिखे हुए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा रहेगा कि जो नैनीताल और बाड़वाला से जो प्राप्त, बाड़वाला कहाँ पर है दोस्तों? तो यह देहरादून में है। यहाँ पर जो लेख प्राप्त हुए हैं वह किस पर उत्कीर्ण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख जो है नैनीताल तथा बाड़वाला से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में 2 राजाओं नागपति नाग तथा अशोक चल के लेख हैं। यह मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसमें रुद्रशिव मंदिर के बारे में पूछा गया है कि जो रुद्रशिव मंदिर है उसमें जो है 2 लेख प्राप्त हुए हैं नाग राजाओं के, नागपति नाग और अशोक चल के लेख प्राप्त हुए हैं। यह मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद में। तो दोस्तों चमोली के गोपेश्वर में जो है रुद्रशिव मंदिर स्थित है। और यह जो है कब का है? तो यह दोस्तों 6वीं शताब्दी का जो मंदिर है, यह 6वीं शताब्दी का मंदिर है। और इसका जो निर्माण करवाया था वह विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग द्वारा इसका निर्माण हिमाद्री, कौन सी शैली दोस्तों? हिमाद्री। कौन सी शैली दोस्तों? हिमाद्री शैली में दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसका प्राचीन नाम जो है दोस्तों वह रुद्र महाल्य है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका प्राचीन नाम रुद्र महाल्य है। और यह गोपेश्वर चमोली में स्थित है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी विस्तृत रूप से दे रखी है, पहले वह पढ़ लेते हैं कि चमोली जनपद के गोपेश्वर में, जैसा कि मैंने बताया था कि गोपेश्वर में रुद्रशिव मंदिर 2 राजा नागपति नाग और अशोक चल के यहाँ पर लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक चल 1193 में उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों इसमें कुछ मुझे ठीक करना है, जो थोड़ी गलती हुई थी। जो अशोक चल का आक्रमण है दोस्तों, अशोक चल उसका आक्रमण जो है उत्तराखंड पर जो है 1191 में हुआ था दोस्तों। तो मुझसे कुछ मिसप्रिंट हो गया था, तो गलती हो गई थी कि जो अशोक चल का आक्रमण है उत्तराखंड में वह 1191 में हुआ था। और जो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था कि 6वीं सदी में इस क्षेत्र को नागपति नाग ने जीता था। तो उसी ने ही जो विदिशा का नागवंशी राजा था नागपति नाग, उसी ने ही हिमाद्री शैली में
इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और 12वीं शती में इस क्षेत्र को जीता था नेपाल के राजा अशोक चंद ने 1191 में। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इस क्वेश्चन के संदर्भ में। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम व द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से मिली हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम व द्वितीय सदी की जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं वह किस स्थान से प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है दोस्तों कि जो सुमाड़ी पौड़ी में स्थित है और मुनि की रेती टिहरी, इन दोनों जगह से प्रथम व द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगर हम दोस्तों कुषाण राजवंश के संदर्भ में बात करें तो शकों के पतन के बाद जो है प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में जो उत्तराखंड का मैदानी भाग था वहां पर जो है दोस्तों कुषाणों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रथम व द्वितीय सदी के अंत में कुषाणकालीन मुद्राएं जो है सुमाड़ी व मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई हैं। लेकिन दोस्तों जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं वह प्रथम व द्वितीय सदी में जो है वीरभद्र, ऋषिकेश, अपने मोरध्वज, कंचनपुर जिसे आज वर्तमान में खटीमा कहा जाता है, यहां से भी प्राप्त है। और दोस्तों जो गोविशाण अपना काशीपुर है, यहां से भी जो कुषाण शासक है कनिष्क, बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है कुषाण वंश का, उसकी जो है नाद्रक मुद्रा प्राप्त हुई है, वह गोविशाण काशीपुर से प्राप्त हुई है। और इन मुद्राओं पर देवी नानो तथा यूनानो नानो लिखा हुआ है। और कनिष्क की यहाँ से जो है 9 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यह कुछ जानकारी थी कुषाण वंश के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश के राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा व चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। तो दोस्तों किस राजवंश के राजा थे जिनके ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से मिले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी राजाओं के। कत्यूरी राजाओं के दोस्तों ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा व चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से मिले हैं। तो दोस्तों कत्यूरी राजाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से। तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश के बारे में बात करें तो जो यह कत्यूरी राजवंश था इसके काल को जो है उत्तराखंड में स्थापत्य कला, क्या दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। और जो कत्यूरियों को जो कत्यूरी नाम दिया वह दोस्तों एटी एटकिंसन ने दोस्तों जो है कत्यूरियों को कत्यूरी नाम दिया था। इस वंश के जो है दोस्तों कितने लेख कुल कितने लेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो इस वंश के जो है कुल 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कि बागेश्वर का लेख जो है वह त्रिभुवन राज का प्राप्त हुआ है। और इसी त्रिभुवन राज के अभिलेख से पता चलता है कि इस राजवंश की जो स्थापना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इस राजवंश की जो स्थापना की थी वह वसंत देव ने की थी। किसने दोस्तों? वसंत देव ने इस राजवंश की स्थापना की थी। पांडुकेश्वर लेख दोस्तों जो है पद्म देव का है और बालेश्वर लेख जो है दोस्तों देशल देव का है। और जो दोस्तों कत्यूरियों की राजधानी थी, इनके विभिन्न शासक हुए और विभिन्न शासकों ने जो है इनकी राजधानी अन्य अन्य जगह पर स्थापित की थी। तो यह कुछ और इनके बारे में एक बहुत ही, क्योंकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इनके काल को माना जाता है, तो दोस्तों जो जागेश्वर अल्मोड़ा, जो जागेश्वर मंदिर समूह है अल्मोड़ा में, वो कत्यूरी राजा शालिवाहन देव, जो शालिवाहन देव था कत्यूरी राजा, उसने जो है जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। और इस वंश के समय ही काली के से हरगोटी की प्रतिमा प्राप्त हुई ही, जो कि सबसे सुंदर प्रतिमा जो है बताई गई है किसके द्वारा? महापंडित जी राहुल सांस्कृतायन के द्वारा। तो यह कुछ जानकारी थी कत्यूरी वंश के बारे में, जिन्हें कार्तिकेयपुर वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली
प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो दोस्तों उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुलिंद। कुलिंद जो थे दोस्तों उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थे। अगर कुलिंद राजवंश के बारे में बात करें तो दोस्तों यह उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में आते हैं और उत्तराखंड पर शासन करने वाली यह प्रथम जो है राजनीतिक शक्ति माने जाते हैं। तो कुलिंद राजवंश का जो शासनकाल रहा दोस्तों वह कब से कब तक रहा था? तो 300 से 200 ईसा पूर्व तक, 300 से 200 ईसा पूर्व तक जो है कुलिंदों का शासनकाल रहा था। इनकी जानकारी के स्रोत की बात करें तो इनकी जानकारी के स्रोत जो है इनकी मुद्राएं हैं। इनकी मुद्राएं जो है इनके जानकारी का स्रोत है। अगर अन्य स्रोतों की बात करें तो अष्टाध्यायी पाणिनि की आती है, अर्थशास्त्र, आपकी विष्णु पुराण जिसमें इन्हें कुलिंदोपश्य, और महाभारत में इन्हें क्या कहा गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाभारत में कुलिंदों को द्विज श्रेष्ठ के नाम से पुकारा गया है। अगर कुलिंदों के धर्म की बात करें तो यह शैव प्लस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनकी प्रथम राजधानी काल से यानी कि कालकोट देहरादून थी और दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर वर्तमान में उत्तरकाशी इनकी राजधानी थी। और इनका सबसे शक्तिशाली शासक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इनका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों, तो वह अमोघभूति था। और इनका राज्य विस्तार जो है उत्तर में मुंजबर पर्वत हिमालय, पश्चिम में जो है दोस्तों सतलज नदी, पूर्व में काली नदी था और दक्षिण में सहारनपुर था। तो यह जो है कुलिंद राजवंश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, नहीं अभी इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी है कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुलिंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री और 4थी ईस्वी तक इनका शासन रहा। अशोक के कालशी अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे और प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता जिसने कुलिंदो या कुलेंदु कहा था इनको, वह कहा था टोलमी ने। तो यह कुछ इनके संदर्भ में अन्य जानकारी भी थी, यह मैंने आपको क्वेश्चन में भी बता दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक की रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहट तक प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिसकी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी तक तथा दक्षिण में सुनेत पर्वत से लेकर बेहट तक प्राप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमोघभूति। तो दोस्तों अमोघभूति जो था उसकी मुद्राएं जो है दोस्तों पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर सतलज नदी तक तथा दक्षिण में सुनेस तथा बेहट तक प्राप्त हुई हैं। अमोघभूति जो था दोस्तों वह कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसकी जो मुद्राएं हैं वह विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो उन मुद्राओं की धातु रहती थी दोस्तों वह रजत प्लस तांबा थी। तो जब हम कुलिंद वंश विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे। इसके संदर्भ में कुछ अन्य विषय जानकारी भी है, जैसे कुलिंद वंश सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अमोघभूति जो है यह कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और जो इसकी मुद्राएं थी उस पर जो है इसको जो है अमोघभूति महाराजस रण कुलिंदस के नाम से भी पुकारा गया है। क्या दोस्तों? अमोघभूति महाराजस रण कुलिंदस के नाम से इसे पुकारा गया है। अमोघभूति की मुद्राएं ताम्र एवं रजत की थी जैसा कि मैंने बताया था और मुद्राओं के अग्रभाग में देवी तथा मृग यानी कि मृग का अंकन था। अमोघभूति की मुद्राओं में राज कुलिंदस, आपको बताया मैंने कि अमोघभूति महाराजस रण कुलिंदस या राज कुलिंदस अमोघभूति भूतिस महाराजस अंकित था और यह कौन सी भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में लिखित था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कटारमल सूर्य मंदिर, जो कटारमल मंदिर है वह सूर्य देवता को समर्पित है, यह किस जनपद में स्थित है?
तो दोस्तों जो कटारमल सूर्य मंदिर है वह दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। जो कटारमल सूर्य मंदिर है वह पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि जो कटारमल सूर्य मंदिर है दोस्तों, यह उत्तराखंड में किसके निवास की पुष्टि करता है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में शको, जो कटारमल सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में शको के निवास की पुष्टि करता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी आता है कि कटारमल सूर्य मंदिर जो है वह किस शैली में बना है? तो दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर जो है उत्तराखंड शैली में, कटारमल सूर्य मंदिर जो है उत्तराखंड शैली में निर्मित है दोस्तों। कटारमल सूर्य मंदिर जो है दोस्तों वह बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा, इसमें जो है जो बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा है इसमें भगवान सूर्य की, वह बूट पहने हुए दिखती है, इसलिए इसे अन्य नाम बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी स्थित हैं। और जो महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कटारमल सूर्य मंदिर की दीवारों पर अपठित 3 पंक्तियों वाला एक शिलालेख है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जो कटारमल सूर्य मंदिर है वह 45, कितने दोस्तों 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। और जो कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह माना जाता है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में, 9वीं व 10वीं शताब्दी के आसपास जो है दोस्तों राजा कटारमल ने इसका निर्माण करवाया था। और कटारमल जो था दोस्तों, राजा कटारमल वह करवीरपुर में शासन करने वाला कौन से नंबर का दोस्तों? 8वें नंबर का कत्यूरी शासक था। इस मंदिर का कपाट जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित है दोस्तों। और इस मंदिर के पास ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि इस मंदिर के पास ही हिमालयन पर्यावरण, जो दोस्तों हिमालयन पर्यावरण संस्थान है वह स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1979 में हिमालयन पर्यावरण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नहीं, अभी इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी और है। जैसे कि कुमाऊं क्षेत्र में शक संबंध का प्रचलन एवं सूर्य मूर्तियां एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करता है, जैसा कि मैंने आपको इसके संदर्भ में बताया था। अल्मोड़ा के कोशी के पास कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ही है दोस्तों क्योंकि यह शकों के निवास की पुष्टि करता है और उत्तराखंड शैली में बना है, 9वीं से 10वीं शताब्दी का है। और महत्वपूर्ण बात कि इसी के पास जो है हिमालयन पर्यावरण संस्थान भी स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्रों में पल्ली का शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि जो कार्तिकेय या कार्तिकेयपुर के राजा थे उनके ताम्रपत्रों में जो है पल्ली का शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्र हैं उनमें पल्ली का शब्द जो प्रयुक्त हुआ है दोस्तों वह छोटे ग्रामों के लिए हुआ है। किसके लिए दोस्तों? तो छोटे गांवों के लिए प्रयुक्त पल्ली का शब्द हुआ है। इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी है कि इन ताम्रपत्रों में प्रयुक्त शब्द जैसे पल्ली का छोटे गांवों के लिए, महतम जो था ग्राम शासक यानी ग्राम प्रधान था, भृत्य जो था सेवक था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है एक टाइप की जो कि एग्जाम में आ सकती है और आने के चांसेस ही रहते हैं जैसा कि आजकल एग्जाम का पैटर्न बनता है। प्रतिहार जो है दोस्तों द्वार रक्षक होता था। गोप्त जो है रक्षक होता था। कोटपाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह गढ़ रक्षक होता था जो कि पूरे किले की रक्षा करता था। बाला अध्यक्ष यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जितने भी पद हैं वह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें बाला अध्यक्ष हमारा सेना नायक होता था, महादंड नायक प्रधान सेनापति, अक्षपटलेख लेखा परीक्षक, आज के टाइम पीरियड में इसको अकाउंटेंट बोला जाता है, कुलचारिक तहसीलदार होता था दोस्तों। और नोट में हम पढ़ेंगे कि इन प्राचीनतम लेखों में विभिन्न पदाधिकारियों को उल्लेख मिलता है जो कि संगठित प्रशासन व्यवस्था की सूचना देते हैं। तो हमने यह कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में
पता किया या पढ़ा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो जरूर बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और चाहूँगा कि बिल्कुल अपनी दृष्टि मन लगाकर इन क्वेश्चन की तरफ बनाए रखें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से हमको बताना है कि यह सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वीरभद्र जो है दोस्तों सही है, ऋषिकेश का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी गोविषाण भी सही है, गोविषाण कोट्टा काशीपुर का पुराना नाम है दोस्तों। मोरध्वज भी सही है, कोट द्वार का पुराना नाम है। अब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालो का डांडा जो है टिहरी का पुराना नाम नहीं है, क्योंकि कालो का डांडा दोस्तों जो है वह किसका दोस्तों, लैंसडाउन का पुराना नाम दोस्तों कालो का डांडा है। अगर लैंसडाउन की बात करें तो दोस्तों लैंसडाउन की जो स्थापना की गई थी वह 4 नवंबर 1887 को हुई थी। और दोस्तों लैंसडाउन नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों 21 सितंबर 1890। तो दोस्तों 21 सितंबर 1890 को जो है ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन यहाँ भ्रमण पर आए थे और उन्हीं के नाम पर इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम या इस जगह का नाम लैंसडाउन रखा गया। दोस्तों लैंसडाउन में जो है गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक भी स्थित है, जो कि 1923 में बना था। कब दोस्तों, 1923 में बना था। और लैंसडाउन छावनी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लैंसडाउन जो है छावनी कब बना, तो दोस्तों 4 नवंबर 1887 को जो है कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों, कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में जो है लैंसडाउन छावनी को बसाया गया था। तो यह लैंसडाउन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अभी इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से दोस्तों चीजें दिमाग में बनी रहती हैं, जो कि हमारे बुद्धि के परीक्षण के लिए भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों कालो का डांडा लैंसडाउन का प्राचीन नाम है, जो पौड़ी जनपद में स्थित है। पौड़ी की स्थापना आपको सभी को पता ही होगी। पौड़ी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1840 में जो है पौड़ी जनपद की स्थापना हुई थी। और 1969 में जो है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी बनाया गया था। और 1992, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट आती है, क्योंकि 1992 में दोस्तों जो है पौड़ी को जो है हिल स्टेशन के रूप में घोषित किया गया था। अब कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में कुषाण कालीन अवशेष, कुषाण वंश के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। तो अब बिना देरी के बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुलिंदों के समकालीन वह शासक जिनकी मुद्राएं जौनसार बाबर, देहरादून और कालो का डांडा यानी कि लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से मिली हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योद्धे। तो दोस्तों योद्धे वंश के शासकों की जो मुद्राएं हैं वह कुलिंदों के समकालीन थी और इनकी मुद्राएं जौनसार बाबर और कालो का डांडा से प्राप्त हुई हैं। अगर हम दोस्तों योद्धे वंश या राजवंश के संदर्भ में बात करें तो इनकी जानकारी का स्रोत जो है दोस्तों इनकी विशेषकर मुद्राएं हैं। सभी राजवंश, अधिकतर सभी राजवंश की जानकारी का स्रोत जो है उनकी मुद्राएं हैं। इनकी मुद्राएं दोस्तों कालो का डांडा और जौनसार बाबर के अलावा दोस्तों कांगड़ा, शिमला, सहारनपुर, कहाँ से दोस्तों, कांगड़ा, शिमला हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश आदि से भी प्राप्त हुई हैं। और जो दोस्तों इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी और इनकी जो भाषा थी वह प्राकृत थी। लिपि क्या थी दोस्तों, ब्राह्मी, और भाषा जो थी प्राकृत थी। इनकी जो ताम्र मुद्राएं हैं वह ब्राह्मी लिपि में थी और वहां पर इनके बारे में पूछा जाता है कि जो योद्धे वंश के जो राजाओं को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जो इनके राजाओं को कहा जाता था वह योद्धे गणस्य भवा,
जो है इनके राजाओं के बारे में अंकित मिलता है। और योद्धे शासकों के जो इष्ट देवता थे वह कार्तिकेय स्वामी थे। कार्तिकेय भगवान जो है इनके इष्ट देवता थे। तो दोस्तों योद्धे वंश का अंतिम शासक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही प्रतापी शासक थे। योद्धे वंश के अंतिम शासक जो थे राजा शीलवर्मन। कौन थे दोस्तों? राजा शीलवर्मन। राजा शीलवर्मन जो है दोस्तों योद्धे वंश के सबसे शक्तिशाली शासक भी माने जाते हैं। और इन्होंने जो है दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। हम राजा शीलवर्मन के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, तो बिना देरी के चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके बारे में अन्य तथ्य भी हैं कि कुलिंदों के समकालीन योद्धे शासकों की मुद्रा जो अनुसार बाबर कालों का डांडा से मिली है और उनके शासन की पुष्टि करता है। कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका योद्धे ने निभाई थी। इनके बारे में अन्य जानकारियां हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम बढ़ते हैं इस पर बिना देरी के। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। इंपोर्टेंट लिख भी देता हूं मैं इस पर कि बाणवाला यज्ञ वेदिका, इसके बारे में काफी जगह पूछा भी जाता है और आता भी एग्जाम में कि बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो योद्धे वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे राजा शीलवर्मन, उन्होंने जो है दोस्तों बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। और जो दोस्तों हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि लाखामंडल शिलालेख के बारे में, तो यह राजकुमारी ईश्वरा का मिलता है। और इस शिलालेख का जो संबंध है लाखामंडल शिलालेख का जो है छंगलेश राजवंश से है। और इसी शिलालेख में जो है योद्धे वंश या यादव वंश के बारे में जो यमुना उपत्यका है उसके अनुसार जो है यादव वंश के बारे में या योद्धे वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जो दोस्तों बाणवाला यज्ञ वेदिका है हमारी, बाणवाला यज्ञ वेदिका है, वह निर्माण मैंने आपको बताया कि राजा शीलवर्मन ने का निर्माण करवाया था बाणवाला यज्ञ वेदिका का। और जो है बाणवाला यज्ञ वेदिका जो है इसका निर्माण राजा शीलवर्मन ने कब करवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है दोस्तों कि बाणवाला यज्ञ वेदिका जो है 3री सदी में। कौन सी सदी में? 3री सदी में जो है दोस्तों बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण राजा शीलवर्मन द्वारा करवाया गया देहरादून में यमुना नदी के तट पर। तो यह कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण राजा शीलवर्मन और योद्धे वंश और बाणवाला यज्ञ वेदिका के संदर्भ में। बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि शीलवर्मन ने बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था 3री सदी में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और शीलवर्मन ने कुछ विद्वान कुलिंद तो कुछ योद्धे मानते थे। अब विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं दोस्तों, तो उन्हें शीलवर्मन को कुछ विद्वान जो है कुलिंद तो कुछ योद्धे मानते थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के अनुसार किस वंश के शासकों ने आगे चलकर करतरपुर, दोस्तों यह है कृतपुर होगा, कृतपुर राज्य की स्थापना की, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इतिहासकारों के अनुसार किस वंश के शासकों ने आगे चलकर कृतपुर राज्य की स्थापना की, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुलिंद शासकों ने जो है दोस्तों कुलिंद शासकों ने जो है दोस्तों आगे चलकर कृतपुर राज्य की स्थापना की, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व रोहिलखंड का
उत्तरी भाग शामिल था। और कुलिंद राजवंश के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, और जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इनके संदर्भ में अन्य जानकारियां भी जानेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से 8 ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव की 8 तांबे की आकृति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनकोट। तो बनकोट कहाँ स्थित है दोस्तों? बनकोट जो है दोस्तों पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ से जो है दोस्तों मानव की 8 तांबे की आकृति प्राप्त हुई हैं। एक जगह से और हुई है दोस्तों, एक जगह से मानव की ताम्र आकृतियां और प्राप्त हुई हैं, वह है नैनी पाताल। नैनी पाताल से दोस्तों जो है 1999 में जो है दोस्तों नैनी पाताल से मानव की 5 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई थी। तो यह कुछ इसके बारे में विस्तृत जानकारी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली सदी में कुलिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इनके मैदानी भागों पर किसका अधिकार हो गया था। तो दोस्तों पहली सदी के अंत में जो है कुलिंद वंश के शासक अमोघ भूति की मृत्यु के बाद जो है इनके मैदानी भागों पर किसका अधिकार हो गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शकों का। तो दोस्तों अमोघ भूति की मृत्यु के बाद जो है इनके मैदानी भागों पर शकों का अधिकार हो गया था। इसके संदर्भ में कुछ अन्य विस्तृत जानकारी भी देख लेते हैं कि प्रथम सदी में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी भाग पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों की उपस्थिति जो है शकों की ही देन मानी जाती है या इनके अधिकार की पुष्टि करती हैं। और जिसमें से कि सबसे शकों के बारे में जो है विस्तृत जानकारी देता है वह कटारमल का सूर्य मंदिर जो है इनके निवास की पुष्टि करता है, जो कि राजा कटारमल ने 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध था। यानी कि ह्वेनसांग जो है ब्रह्मपुर राज्य में गया था जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। उसने यहाँ कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग चीनी यात्री था दोस्तों ह्वेनसांग, और इसकी एक पुस्तक आती है इसका यात्रा वृत्तांत आता है CU की जो है दोस्तों इसका यात्रा वृत्तांत आता है जिसमें इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो दोस्तों जब हर्षकालीन जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ब्रह्मपुर राज्य में आया था तो उसने जो ब्रह्मपुर राज्य है वह बौद्ध धर्म के लिए तब प्रसिद्ध था, और उसने वहाँ जो है कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ह्वेनसांग ने जो है दोस्तों ब्रह्मपुर राज्य में जो है 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था। अब ब्रह्मपुर राज्य जो है तत्कालीन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था जहां पर पौरव वंश ने भी शासन किया था। अब ब्रह्मपुर राज्य में दोस्तों शासन की स्थिति जो थी उनकी पश्चिमी सीमा जो है गंगा व इसके पूर्व में कर्णाली नदी तथा उत्तर में स्वर्णगोत्र देश जिसे स्त्री गणराज्य या भोट प्रदेश कहा जाता है वह इनके पास स्थित था उत्तर में। इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। ह्वेनसांग की यात्रा के समय वह क्षेत्र जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था वह ब्रह्मपुर राज्य था, जिसके लिए मोलिहिमोपुलो नाम प्रयुक्त किया गया है। ठीक बात है दोस्तों, मोलिहिमोपुलो इसने उत्तराखंड के लिए भी प्रयुक्त किया है। वह राज्य जहां ह्वेनसांग ने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है वह ब्रह्मपुर है। वह इतिहासकार जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुत्र मानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों, एक इतिहासविद अलेक्जेंडर कनिंघम है जो
कुमाऊं वाले और गढ़वाल वाले संपूर्ण भूभाग को जो है ब्रह्मपुर मानते हैं। हरिद्वार के बारे में हुएमसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर था, जो कि लगभग 20 ली, यानी कि जो हुएमसांग ने हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया था वह 20 ली, चीनी माप के अनुसार 20 ली इसका क्षेत्रफल बताया था। हुएमसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था दोस्तों? तो हुएमसांग ने हरिद्वार को कहा था मोयुलो। मोयुलो जो है हरिद्वार को हुएमसांग ने कहा था, और इसका जो क्षेत्रफल बताया था वह चीनी माप के अनुसार 20 ली बताया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन वो बनता है कि जो हुएमसांग ने है उसने जो है दोस्तों गंगा को क्या कहा था? तो दोस्तों जो गंगा है उन्हें हुएमसांग ने जो है महाभद्रा के रूप में पुकारा था। तो यह कुछ इसके बारे में विस्तृत जानकारी थी। बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जाति के निवास करने का उल्लेख है? तो दोस्तों किस पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में यक्ष, गंधर्व, किन्नर और किरात आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में, यानी कि ब्रह्म पुराण व वायु पुराण दोनों में जो है दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है। इसके संदर्भ में अन्य जानकारियां भी देख लेते हैं, जैसा कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में या प्रश्नों में। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा गया है अलकापुरी। देवकालीन शासन व्यवस्था दोस्तों, अलकापुरी जो है राजा कुबेर की राजधानी थी। अलकापुरी जो है दोस्तों कुबेर की राजधानी थी देवकालीन शासन व्यवस्था में, और दोस्तों यह जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। और दोस्तों अलकापुरी जो क्षेत्र था यह क्षेत्र था जो बद्रीनाथ व सतोबन पर्वतों के मध्य स्थित था, और जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी को जो है दोस्तों ऋग्वेद में हिरण्यवर्तनी, क्या दोस्तों? हिरण्यवर्तनी, यानी ऋग्वेदिक आर्यों की सिंधु कहा गया है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है ये कि कहाँ से प्राप्त मुद्राओं में कुलिंद शासकों आशेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि के नाम अंकित या नाम मिले हैं? तो दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से दोस्तों जो है गोमित्र, आशेक, हरदत्त, शिवदत्त आदि के नाम मिले हैं। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा थी दोस्तों वह उनकी धातु थी तावा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा जो है तावे की थी और ब्राह्मी लिपि की थी, और इनके वजन की बात करें तो 119 से 327 ग्रेन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं का वजन था। और इन पर अंकन क्या था दोस्तों? तो अंकन था कुबड़ा बैल, नाग और मानव मूर्ति। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण आंसर है उसका कि यहाँ से 4 सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों को जो है लंदन म्यूजियम में रखा गया है, और इन सिक्कों में हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, मगदत्त का नाम अंकित है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कि अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं, याद रखना कि अल्मोड़ा प्रकार की कितनी दोस्तों? 54। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं जो है कत्यूर घाटी, कौन सी दोस्तों? कत्यूर घाटी, कत्यूर घाटी बागेश्वर से प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक मुद्रा शिवदत्त, आशेक तथा शेष मुद्राएं सौमित्र की हैं। और दोस्तों अल्मोड़ा सिक्कों में 8 कुलिंद नरेशों का उल्लेख मिलता है, जिनमें विषदेव, अग्रराज, घनभूति, बलभूति, घनभूति द्वितीय, अमोघभूति, छत्रेश्वर और रावण हैं। और दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर हिंद यवन शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह कुछ अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संबंध में जानकारी थी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि निम्न में से किस राजवंश का उनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर व बैजनाथ आदि स्थलों से प्राप्त ताम्रलेख के आधार पर लिखा गया है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमने एक बार पीछे भी पढ़ा था, तो उसका ही सेम एक जैसा रिपीट है यह
कि पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर व बैजनाथ आदि स्थलों से प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है, वह किस राजवंश के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कत्यूरी। कत्यूरी राजवंश, जिन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। और दोस्तों जो कत्यूरी थे, कत्यूरी जो है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक यानी कत्यूरी जो है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति माने जाते हैं। और कुलिंद जो है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति माने जाते हैं। कत्यूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण या इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों बागेश्वर से जो है दोस्तों त्रिभुवन राज, किसका? त्रिभुवन राज का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यहीं से इस राजवंश की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। और इस वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? बसंत देव ने दोस्तों। बसंत देव ने जो है दोस्तों इस वंश की स्थापना की थी, जो कि बागेश्वर ताम्रलेख जो त्रिभुवन राज का है उससे यह जानकारी मिलती है, जो कि मौर्यों का क्या था दोस्तों? मौर्यों का या मौर्य साम्राज्य का सामंत था। तो दोस्तों बागेश्वर ताम्रलेख त्रिभुवन राज का है, पांडुकेश्वर जो लेख है वह पद्म देव का है और बालेश्वर लेख जो है वह देशल देव का है। और दोस्तों इनके विभिन्न राजाओं ने विभिन्न राजधानियां भी बदली, जिनमें कत्यूरियों की प्रथम राजधानी जो थी दोस्तों वह क्या थी? चमोली में स्थित जोशीमठ। जोशीमठ जो है दोस्तों इनकी प्रथम राजधानी थी। फिर इनकी द्वितीय राजधानी तपोवन जो है, तपोवन सुभिक्ष राज लेकर जाता है। फिर तीसरी राजधानी रणचूला कोट नरसिंह वर्मन ले जाता है तथा चौथी राजधानी कत्यूर घाटी बैजनाथ में दोस्तों अशांति देव ले जाता है। और इस वंश में 3 परिवार हुए, जिनमें जो आते हैं खरपर देव, निम्बर देव और सलोड़ादित्य परिवार, 3 परिवार आते हैं। तो यह कत्यूरी वंश के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी थी। कुछ अन्य फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि हर्ष यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए थे। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया। छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुत्र हुइनसांग आया था, शत्रुघ्न नगर और गोविशाण, जिसे वर्तमान में काशीपुर के नाम से जाना जाता है, राज्य प्रमुख थे, जिनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई थी। यानी कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना मानी जाती है वह 700 ईसा पूर्व या ईस्वी में, यानी कि 700 ईस्वी में मानी जाती है। ईसा पूर्व बोल दिया था मैंने, लेकिन 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना मानी जाती है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि क्या थी? तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुटिला लिपि। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की जो लिपि थी वह कुटिला लिपि थी। और कत्यूरी राजवंश यानी कार्तिकेयपुर राजवंश का जो अंतिम शासक था वह दोस्तों कौन था? ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसके बारे में अन्य जानकारियां भी देख लेते हैं। इसके बारे में अन्य जानकारी है कि कुटिला लिपि में उत्तर लिच्छवी लिपि भी कहते हैं, यानी कि कुटिला लिपि को उत्तर लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। यह लिपि भारत में प्रारंभ हुई थी और इस लिपि को भारत में विक्टाक्षर भी कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इस लिपि को सिद्ध मात्रका लिपि कहा गया, यानी कि सिद्ध मात्रका लिपि जो किसने कहा है इस लिपि को? तो वह पुरातत्वविदों ने कहा है। तो यह कुटिला लिपि के बारे में कुछ अन्य जानकारियां थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बागेश्वर लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? तो दोस्तों बागेश्वर लेख के अनुसार
कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बसंत देव। तो दोस्तों बसंत देव जो था वह कार्तिकेय राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम शासक था और इस वंश की स्थापना भी दोस्तों जो है बसंत देव ने की है, जिसका प्रमाण जो है बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज, जो बागेश्वर लेक है वह त्रिभुवन राज का प्राप्त है, जिससे यह पता चलता है। और दोस्तों बसंत देव जो है वह मौर्य साम्राज्य का जो है सामंत था। तो यह कुछ जानकारी थी बसंत देव के बारे में है। अन्य तथ्यों के साथ जो है जानकारी नीचे देख लेते हैं कि दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार 700 ईस्वी में जो या 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक जो है इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों ने जो है शासन किया था, जिनमें पहला परिवार बसंत देव परिवार या राजवंश था, फिर खरपर देव राजवंश था, फिर निम्बर राजवंश था। जो निम्बर राजवंश था दोस्तों वह शैव मत का अनुयायी था। बसंत देव द्वारा धारण की गई उपाधि थी दोस्तों, क्या उपाधि थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो दोस्तों परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बसंत देव द्वारा धारण की गई उपाधि थी। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी बसंत देव और कत्यूरी राजवंश के परिवारों के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कत्यूरी शासक द्वारा बागेश्वर के समीप एक मंदिर में स्वर्णेश्वर नामक दान देने का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों किस कत्यूरी शासक द्वारा बागेश्वर में या बागेश्वर के समीप एक मंदिर में स्वर्णेश्वर नामक दान देने का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव द्वारा, जो कि कत्यूरी राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम शासक था और यही कत्यूरी राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में, तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीठ, तो पहले ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। तो ललितादित्य मुक्तापीठ जो था वह कश्मीर का शासक था दोस्तों। कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। और इसके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किसकी पुस्तक में मिलता है या किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजतरंगिणी। तो दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक में जो है ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। और राजतरंगिणी पुस्तक जो है किसकी है दोस्तों? तो कश्मीरी इतिहासकार कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी। इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी है, यानी कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहण हैं। इस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी विजय के पश्चात कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए राजवंश की नींव डाली खरपरदेव ने, यानी कि जो उनका नया राजवंश था खरपरदेव, तो खरपरदेव राजवंश उसने जो है नए राजवंश की नींव डाली थी। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शासक कत्यूरी शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? तो दोस्तों वह कौन सा राजा था जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खरपरदेव। खरपरदेव जो है दोस्तों कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन शासक था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। खरपरदेव राजवंश का संस्थापक खरपरदेव था। खरपरदेव के बाद उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम था लद्दा देवी। दोस्तों लद्दा देवी जो है खरपरदेव की पत्नी का नाम था। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वह त्रिभुवन राज हुआ दोस्तों। तो त्रिभुवन राज जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों। और जो त्रिभुवन राज है इसके समय दोस्तों जो है बंगाल का पाल राजा, यह पाल वंश जो है बंगाल के पाल शासकों ने जो है उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी जो मिलती है
नालंदा अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? नालंदा अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।